दोस्तों, आज कहानी नूरजहां की। मुगल काल की सबसे ताकतवर महिला, जिसने मुगल शहजादों को ही मोहरे बनाकर अपनी राजनीति साधने की कोशिश करी। हालांकि एक लंबे समय तक उसकी चालें, उसकी राजनीति कामयाब होती रही, परंतु अंततः वो अपने ही भाइयों से हार गई और राजसत्ता खो बैठी। नूरजहां मलिकाए हिंदुस्तान थी। मुगल बादशाह जहांगीर के होते हुए कोई भी आदेश नूरजहां की मर्जी के बिना पारित नहीं होते थे। नूरजहां ने अपनी शक्ति इसलिए इतनी बढ़ा ली थी कि अब राज्य के फैसले जहांगीर से पूछकर नहीं बल्कि नूरजहां से पूछकर होते थे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे नूरजहां की। मैं सौरभ भारती आप सभी का डिजिटल तैयारी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखते हैं दोस्तों, कैसे ईरान से आया हुआ एक फारसी परिवार मात्र 70 सालों में मुगलों का सबसे नजदीकी परिवार हो गया और कहें तो कुछ पैमानों पर मुगलों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। तो आइए आज बात करते हैं नूरजहां की कहानी की। देखिए, नूरजहां के पिता एतमातुद्दौला, जिनको बोला जाता है, उनका मूल नाम था मिर्जा गियास बेग, जो कि ईरान में एक दरबारी हुआ करते थे। हालांकि समय का पलटा कुछ ऐसा हुआ कि वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि जिस ईरान के शाह के यहाँ वो नौकरी किया करते थे उसकी राज सत्ता चली गई, तो उसकी चली गई, तो ये भी एक तरह से आप समझें कि सड़क पर आ गए। इन्होंने भारत में भाग्य आजमाने का फैसला किया और जानते नहीं थे किसी को कि मैं जानता हूं। उस समय जब ये भारत आए, उस समय अकबर का शासनकाल भारत में चल रहा था। हालांकि ये कुछ लोगों को जानते थे, जैसे क्योंकि अकबर के शासनकाल के अंदर, क्योंकि शुरुआत जब अकबर ने की थी तब काबुल वगैरह जो इलाके थे वो अकबर के नियंत्रण में। तो ये वहां से निकले अपने दो बेटों और पत्नी के साथ। रास्ते में इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम इन्होंने मेहरुन्निसा रखा। पुत्री को लेकर ये अकबर के दरबार तक पहुंचे। एक व्यापारी से रास्ते में इनकी दोस्ती हो गई थी। उसी व्यापारी ने इन्हें अकबर से मिलाया। अकबर इनकी बात करने के तरीके, साथ ही साथ इनकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुआ और इसे दरबार में रख लिया। धीरे धीरे अपनी योग्यता के दम पर ये अकबर के दीवान तक बन गए और यहीं पर इनके बच्चों का लालन पालन भी शुरू हुआ। तो इस प्रकार से मिर्जा गियास बेग और उनकी एक बेगम थी, जिसे हसमत बेगम कहा जाता है। उन दोनों ने ही अपने अपने स्तर पर, हसमत बेगम ने जो मुगल हरम था वहां अपनी पहचान या धाक कायम कर ली, और मिर्जा गियास बेग ने जो है अकबर के दरबार में अपनी धाक कायम कर ली। बच्चे भी इनके बड़े होने लगे। एक बड़ा पुत्र जो आगे चलकर बड़ा फेमस रहा, आसफ खान, और इनकी पुत्री मेहरुन्निसा। कहा जाता है कि मेहरुन्निसा और अकबर के पुत्र सलीम, या जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा, उनके बीच में एक प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। हालांकि अकबर ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मेहरुन्निसा मुगल खानदान की बहू बने। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर सलीम के या जहांगीर के जो रिश्ते हुए थे वो बड़े बड़े जो खानदानी लोग थे उनमें हुए थे, राजपूतों में भी उसके रिश्ते हुए थे। तो अकबर नहीं चाहते थे कि मेरे ही किसी दरबारी से मैं मेरे राजकुमार सलीम की शादी करवा दूं। इस वजह से उन्होंने मिर्जा गियास बेग को बोला कि आप अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर ढूंढें और उसका विवाह कर दें। मिर्जा गियास बेग ने भी एक योग्य वर ढूंढा और उनका विवाह कर दिया। नूरजहां के विवाह के लिए एतमादुद्दौला मिर्जा गियास बेग ने एक अफगान को चुना। ये अफगान थे अली कुली इस्तलजू, या जिन्हें जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दी। जहांगीर और अली कुली खान एक दूसरे को जानते थे। जब मेवाड़ में राणा प्रताप के खिलाफ मुगलों का संघर्ष चल रहा था, उस युद्ध के अंदर बड़ी वीरता का प्रदर्शन करने पर जहांगीर ने ही अली कुली इस्तलजू को शेर अफगान की उपाधि दी थी। तो ज्यादातर जो है ये बुक्स के अंदर भी या जनरली शेर अफगान के नाम से जाने जाते हैं। तो शेर अफगान और नूरजहां का विवाह हो गया। आगे चलकर ये बंगाल के अंदर बर्दवान एक जागीर थी, उसके जागीरदार बने और वहीं पर ये अपना कार्य करते रहे। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई, उसके बाद सत्ता जहांगीर के हाथों में चली गई। जहांगीर नए मुगल बादशाह बने।
कहा जाता है कि जहांगीर के मन से कभी भी नूरजहां का ख्याल गया ही नहीं। हालांकि नूरजहां अब शादीशुदा थी, उनकी एक बेटी भी थी। शेर अफगान से उन्हें एक बेटी हुई, लाडली बेगम के नाम से आगे उन्हें जाना गया। मुगल जहां पर बैठते थे दिल्ली में, वहां से बंगाल बहुत दूर था, तो बंगाल के एक गवर्नर और बर्दवान के जागीरदार जो कि शेर अफगान थे, उनके बीच में कोई विवाद हुआ, जिसकी शिकायत जहांगीर से की गई। जहांगीर ने शेर अफगान को हाजिर होने का हुक्म दिया, जो कि वो हुक्म की तामील नहीं हुई, पालन नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में शेर अफगान की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि जहांगीर ने यह हत्या धोखे से करवाई थी। जो भी बात है, 1608 में शेर अफगान की हत्या हो गई। छोटी बच्ची और नूरजहां बिल्कुल बेसहारा हो गए, जिनकी सुरक्षा के लिए जहांगीर ने उन्हें दिल्ली बुलावा भेज दिया और उन्हें दिल्ली बुलवा लिया। अब नूरजहां जो है वो 1608 में जहांगीर के हरम में पहुंचती है और वहीं पे अब रहने लगती। इस समय वो जहांगीर की जो माताश्री थी, जो कि अकबर की वाइफ थी, उनकी बड़ी खास हो जाती है, उनकी बड़ी वो सेवा चाकरी वगैरह करती है, बड़ी उनकी प्रिय हो जाती। 1611 में जहांगीर नूरजहां से शादी कर लेता है। हालांकि जहांगीर से शादी करने से पहले तक नूरजहां को नूरजहां के नाम से कोई नहीं जानता था, उन्हें मेहरुन्निसा के नाम से जाना जाता था। जहांगीर से जब शादी हो गई मेहरुन्निसा की, तब जहांगीर ने सबसे पहले उन्हें नाम दिया नूर महल या नूर ए महल। आप हमारे पूरे महल का नूर है, प्रकाश है। कुछ समय बाद उन्होंने नूर महल से नया टाइटल दे दिया नूर जहां, कि आप तो इस पूरे जहां का नूर। अब धीरे धीरे नूरजहां सबसे पहले तो अपने जो चहीते या परिवार के लोग थे, उनकी नियुक्तियां मुगल दरबार में करवाने लगी। 1612 में एक बड़ा स्टेप आया, जब नूरजहां ने अपने भाई आसफ खान की बेटी का विवाह जहांगीर के एक पुत्र से करवा दिया। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको, इस वजह से मैंने एक चार्ट बनाया है। आप वैसे तो देखें, ये मिर्जा गियास बेग इनके बेटे हैं, पिता थे नूरजहां के। ये भाई आसफ खान जो आगे चल के लाहौर के गवर्नर बने, है ना, मुगलों के दरबार के अंदर भी एक अच्छी रेपुटेशन हासिल करते थे। हसमत बेगम, जो कि कहा जाता है कि सबसे पहले जो ये गुलाब से इत्र बनाने की विधि जो खोजी थी, वो इन्हीं हसमत बेगम ने खोजी थी। ये लाडली बेगम, जो कि शेर अफगान से उत्पन्न हुई, इनकी पहली पुत्री थी। ये एक चार्ट है, आप इसको थोड़ा गौर करें। जहांगीर के 4 पुत्र थे, जिनको आप इस कहानी में बार बार इनका नाम सुनेंगे तो आप जान लीजिए कौन कौन है। देखिए, सबसे पहले खुसरो है। जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा कौन है? खुसरो। खुसरो जो है वो जहांगीर और मानाबाई। मानाबाई कौन है? जयपुर घराने की राजकुमारी है, जो कि आमेर के मानसिंह की बहन है। आमेर के मानसिंह और अकबर की आपको बहुत ज्यादा दोस्ती, गहरी दोस्ती मिलेगी। मानसिंह ने अपना पूरा जीवन अकबर को समर्पित कर दिया था। तो आमेर की राजकुमारी मानाबाई और जहांगीर से उत्पन्न पुत्र कौन था? खुसरो। अकबर का बहुत प्रिय था खुसरो। साथ ही साथ मानसिंह, जो कि बड़े दरबारी भी थे, चाहते थे कि आगे चलकर मुगल सल्तनत खुसरो को मिले। खुसरो ने 1606 में जहांगीर के बादशाह बनने के 1 साल बाद ही अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि विद्रोह असफल रहा। जहांगीर इस समय सिखों के 5वें धर्मगुरु अर्जुन देव के पास भी गया, जिन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम आगे चल के मुगल बादशाह बनो। जहांगीर इससे बहुत नाराज हुआ, उसने गुरु अर्जुन देव की भी हत्या करवा दी और खुसरो को अंधा करवा के जेल में डाल दिया। दूसरा पुत्र खुर्रम। यही खुर्रम आगे चल के शाहजहां बना, जिसने ताजमहल बनवाया। खुर्रम जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से उत्पन्न हुआ था। कहीं कहीं पे इतिहास में जोधाबाई भी बोल दिया जाता है, क्योंकि जोधा के खानदान से थी। तो जोधपुर की जगत गोसाई और जहांगीर का पुत्र था खुर्रम। यह खुर्रम नूरजहां के भाई आसफ खां का दामाद भी था।
नूरजहां ने अपने भाई की बेटी, जिसको आगे चल के मुमताज महल बोला गया, जिसके लिए ताजमहल बनाया गया, आसफ खां की बेटी थी, जिसका मूल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम की शादी किससे हुई? खुर्रम से। नूरजहां 1611 में खुद जहांगीर से शादी करती है और 1612 में अपने भाई के बेटी की शादी जहांगीर के एक बेटे खुर्रम से करवा देती है ताकि रिश्ता मजबूत हो जाए। एक और बेटा जहांगीर का, जिसका नाम था परवेज। परवेज अत्यधिक शराब का सेवन करता था, इसलिए जहांगीर से पहले इसकी मृत्यु हो गई। जहांगीर 1627 में मरा, उससे पहले परवेज भाई निकल लिए। अगला शहरयार, जो कि इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है। 1620 में नूरजहां ने अपनी बेटी, जो उनको पहले पति से उत्पन्न हुई थी ना, लाडली बेगम, उसकी शादी शहरयार से करवा दी। यानी आप देखें, अब जहांगीर तो मतलब लास्ट में जाते जाते बिल्कुल एक तो बीमार भी हो जाता है और इस घरेलू कलेश के अंदर वो हथियार ही डाल देता है, भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, अब तुम भाई बहन देख लो। भाई बहन कौन? नूरजहां और आसफ खां। नूरजहां का जवाई या दामाद कौन है? शहरयार। आसफ खां का दामाद कौन है? अपना खुर्रम। अब ये भाई बहन जो हैं, मुगल शहजादों को मोहरा बनाते हैं और खेल खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कैरेक्टर तो समझ में आ गए हैं। कैरेक्टर कौन कौन है? यहां पे सबसे बड़ा कैरेक्टर है नूरजहां, फिर नूरजहां का भाई आसफ खान, फिर नूरजहां का दामाद शहरयार, फिर आसफ खां का दामाद खुर्रम। ये सारी कहानी शुरू होती दोस्तों 1620 में। उससे पहले नूरजहां के और खुर्रम के संबंध बहुत अच्छे थे, क्योंकि नूरजहां का तो रिश्तेदार हो गया ना, नूरजहां की भाई की बेटी का ये तो जवाई हो गया, प्लस खुर्रम के लिए वो मां समान है क्योंकि वो जहांगीर की पत्नी है। तो बहुत अच्छे रिश्ते थे इनके बीच। नूरजहां इसको अपने बहुत नजदीक भी रखती थी। क्यों रखती थी नजदीक? क्योंकि इन सारे शहजादों में, ये खुसरो, खुर्रम, परवेज वगैरह में, सबसे योग्य खुर्रम ही था। दक्षिण भारत पे मुगलों के जो अभियान हुए उसमें सर्वाधिक सफलता खुर्रम को मिली थी। दक्षिण भारत के अंदर दक्कन को जीतने में खुर्रम की बहुत बड़ी भूमिका थी। यही कारण है कि जहांगीर ने जब दक्कन विजय करके खुर्रम लौटा तो उसे शाहजहां की उपाधि दी। अपने बगल में सिंहासन लगवाया जहांगीर का। जहांगीर ने अपने बगल में शाहजहां के लिए सिंहासन लगाया और अपने बगल में उसे बैठाया। इसका मतलब सिंपल है, जहांगीर ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, मेरा उत्तराधिकारी तो खुर्रम ही होगा। स्थितियां बदली 1620 में। क्यों बदली? क्योंकि अब नूरजहां ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार से। अब नूरजहां के मन में आ गई कि मेरी बेटी मेरे बाद मल्लिकाए हिंदुस्तान बने तो कितना अच्छा रहे। अब मल्लिकाए हिंदुस्तान बनने के लिए आपके पति को हिंदुस्तान का पहले बादशाह बनना पड़ेगा, और वो बादशाह तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके सामने खुर्रम और खुर्रम से फिर छोटा परवेज खड़े हैं, क्योंकि शहरयार तो सबसे छोटा है, तेरा तो नंबर ही नहीं आएगा भाई का। तो ऐसी स्थिति में अब नूरजहां ने अपनी चालें चलनी शुरू करी। सबसे पहले तो दक्षिण भारत में मल्लिक अंबर ने विद्रोह कर दिया था, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए खुर्रम को भेजा गया। खुर्रम गया। खुर्रम अपने साथ साथ अपने इस अंधे भाई खुसरो, जो कि जेल में पड़ा था, उसको भी ले गया। हालांकि खुसरो वापस नहीं लौटा। 1621 में दक्कन में ही खुसरो की मृत्यु हो गई। खुर्रम जब दक्षिण भारत में अपने अभियान कर रहा था तो धीरे धीरे एक एक करके जो जागीरें खुर्रम की थी, वो जागीरें नूरजहां ने अपने जवाई शहरयार को पास कर दी। जैसे धौलपुर की जागीर दिल्ली के बहुत पास में है, वो इसकी थी, खुर्रम की, पर नूरजहां ने किसको दे दी? वो इसको दे दी, शहरयार को।
इस प्रकार से नूरजहां अपनी चालें चलने लगी। इस वजह से नूरजहां और खुर्रम के बीच में लगातार दरार पड़ने लगी। तो जहांगीर इस समय क्या कर रहा था? जहांगीर बड़े पैमाने पर अफीम का सेवन करता था। इसलिए 1620-21 में जहांगीर भयंकर बीमार पड़ा और दमे का रोगी हो गया। दमा समझते ना आप? अस्थमा। इस वजह से जहांगीर अपना अधिकांश समय रेस्ट में या दवाइयां लेके बिल्कुल सोता ही रहता था। नूरजहां पर्दे के पीछे से पूरा शासन चलाती थी। नूरजहां के बारे में निष्पक्ष रूप से लिखा है थॉमस रो ने। अंग्रेज भी तो जहांगीर के समय भारत आए थे ना। अंग्रेजों को जहांगीर से ज्यादा जो, जिसको बोलते हैं ना, जो पावर्स मिली या ज्यादा से ज्यादा जो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो सर थॉमस रो, जिसने व्यापार करने की अनुमति हासिल की थी, उसने मुगल साम्राज्य में सबसे पावरफुल व्यक्तियों में नूरजहां का नाम लिखा है और किसी का नहीं लिखा है। आप सोच सकते। तो अब जहांगीर बीमार है, खुर्रम को दक्कन में भेज दिया है, नूरजहां दिल्ली में अपने अपने मोहरे सेट कर रही है। तो खुर्रम को भी समझ में आ गया कि या तो मैं इस उत्तराधिकार के युद्ध में मारा जाऊंगा या मुझे भी राजनीति से ही हल करना होगा। तो खुर्रम ने भी क्या किया? अपने एलाइज बनाने शुरू किए। सबसे बड़ा एलाई तो खुर्रम का ससुर आसफ खां ही था, जो कि उन दिनों पंजाब का गवर्नर था। इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया था। दूसरा, जिस मलिक अंबर के खिलाफ दक्कन में शाहजहां ने या खुर्रम ने जीत हासिल की थी, उस मलिक अंबर को भी अपने साथ मिला लिया। 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हुई। मुगलों और मेवाड़ राज्य का जो विवाद महाराणा प्रताप और अकबर के समय से चल रहा था, वो भी खत्म हो गया। मुगलों और मेवाड़ ने आपस में संधि कर ली। इस संधि में मुगल राजकुमार खुर्रम और मेवाड़ी राजकुमार कर्ण सिंह का बहुत बड़ा योगदान। कर्ण सिंह महाराणा प्रताप के पोते और अमर सिंह के पुत्र थे। तो कहने का मतलब मैं यहां यह कहना चाह रहा हूं कि कर्ण सिंह जो हैं, मेवाड़ के कर्ण सिंह, वो खुर्रम के बड़े अच्छे मित्र थे। और जब खुर्रम राज्य के खिलाफ, अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, तो कर्ण सिंह ने इन्हें अपने यहां पर शरण भी दी थी। तो मलिक अंबर हो गया, आसफ खान हो गया, एक तरफ ये कर्ण सिंह हो गए, और भी जो सेना जो दक्कन में इनके साथ युद्ध लड़ी थी, वो तो इनकी भक्त थी। नूरजहां ने क्या किया? नूरजहां ने महावत खान, जो कि इनके पिता मिर्जा गियास बेग का एक बड़ा विद्रोही था, उसको अपनी दुश्मनी भुलाते हुए अपने साथ मिला लिया। अब युद्ध अवश्य भावी था। नूरजहां ने एक आदेश जारी किया, काबुल जो इनकी मुगलों की पश्चिमी सीमा पर था, उस पर ईरान के शासक ने कब्जा कर लिया था। तो काबुल अब एक अभियान भेजना था। तो कहा भाई खुर्रम को काबुल भेजो। खुर्रम तो दक्कन में एक, और दक्कन से इसको काबुल भेजो। खुर्रम ने कहा मैं जाऊंगा, पर पहली बात, एक तो ये मानसून का सीजन जो अभी चल रहा है, ये निकलेगा तब निकलूंगा मैं यहां से। दूसरा, पूरा के पूरा जो पंजाब है, उस पंजाब में जितनी सेना है, पंजाब प्रांत की जितनी सेना है, वो मेरी सरपरस्ती में लड़ेगी। तो मैं जाऊं दक्कन, सॉरी काबुल, नहीं तो मैं नहीं जाता। नूरजहां ने जहांगीर से कहा ये तो आपका बेटा सीधा सीधा आपके खिलाफ विद्रोह कर रहा है, ये तो विद्रोह है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? दबाव में आकर जहांगीर ने दिल्ली से सेनाएं अपने ही बेटे के खिलाफ भेज दी। हालांकि छोटी मोटी लड़ाई के बाद ही खुर्रम को समझ में आ गया कि पूरी मुगल फौज से लड़ना मेरे हाथ में नहीं है, नहीं तो मेरा भी वही हश्र होगा जो मेरे भाई खुसरो का हुआ था। खुर्रम ने समझौता कर लिया और हथियार डाल दिए। इसी बीच में नूरजहां ने कहा कि क्या पता तुम कल को फिर विद्रोह कर दो, अपने 2 बेटे तुम हमारे पास छोड़ के जाओ। तो अपने बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब को, जो कि उस समय किशोर अवस्था में थे, खुर्रम ने उनको नूरजहां के पास दिल्ली में छोड़ा। 1627 में पहले तो मृत्यु हुई परवेज की।
और फिर कश्मीर में, कश्मीर प्रवास पे गया था अब जहांगीर, उसकी भी मृत्यु हो, परवेज की मृत्यु हो गई, जहांगीर की मृत्यु हो गई, खुसरो पहले ही मर चुका था, बचा कौन? खुर्रम और शहरयार। शहरयार उस समय लाहौर में था जब इसकी मृत्यु हुई। जहांगीर हाथों हाथ लाहौर में ही शहरयार ने स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। खुर्रम को पता था कि अब सही मौका है, उसने थोड़ा इंतजार किया, अपने ससुर आसफ खां जो कि पंजाब का गवर्नर था, सेना का संगठन किया और शहरयार से लड़ने के लिए पहुंच गया। नूरजहां ने बहुत कोशिश करी इस नेक्सस को तोड़ने की, खुर्रम के सहयोगों को अपनी तरफ करने की, पर सब जानते थे कि एक योग्य उत्तराधिकारी खुर्रम है, शहरयार नहीं। तो अधिकांश लोगों ने खुर्रम का साथ दिया। एक युद्ध हुआ जिसमें शहरयार की हार हुई, वो पकड़ा गया और उसे दिल्ली लाया गया। आगे चलकर खुर्रम ने या शाहजहां ने परवेज की इसकी शहरयार की हत्या करवा दी। इसके अलावा अकबर के और पुत्र थे, उसमें एक पुत्र था दानियाल। दानियाल के जो वंशज थे जो कि गद्दी पर दावा कर सकते थे, उनकी भी हत्या करवा दी। बड़े पैमाने पर अपने ही परिवार वालों की सबसे पहले हत्या खुर्रम ने ही करी थी। आगे चल के ये फैशन बन गया, ये मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण। नूरजहां का क्या हुआ? दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद खुर्रम ने नूरजहां के साथ किसी प्रकार का कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, उल्टा उन्होंने नूरजहां को लाहौर के अंदर एक सम्मानजनक पेंशन देके विदा कर दिया। मतलब बकायदा मुगल राज्य उनका खर्चा उठाता था। नूरजहां लाहौर पहुंची, उनके साथ उनकी बेटी लाडली बेगम भी, क्योंकि उसके पति शहरयार की भी हत्या हो चुकी थी। माँ बेटी ने अपना आगे का जीवन जो है वो लाहौर में ही गुजारा। हालांकि लाहौर में जो है जहांगीर का मकबरा स्थित है। जहांगीर का मकबरा नूरजहां की देखरेख में ही तैयार हुआ था। आगे चलकर नूरजहां की कब्र भी उसी जहांगीर के मकबरे में। दिल्ली में क्या हो रहा था? दिल्ली में अब खुर्रम जो है वो शाहजहां की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठ गया। शादी तो उसकी हो ही चुकी थी। किससे? आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से, जिसे अब मुमताज महल के नाम से जाना जाता था। कहा नूरजहां ने सोचा था कि मेरी बेटी मल्लिका हिंदुस्तान बनेगी, और बनी किसकी? आसफ खां की बेटी मुमताज महल, जिसकी याद में आगे चलकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। कहा जाता है ताजमहल की प्रेरणा जो इसे मिली, वो जब कर्ण सिंह के यहां पर मेवाड़ में रुका हुआ था तो पिछोला झील के अंदर जगत निवास महलों का निर्माण हो रहा था। जग मंदिर और जगत निवास महल दो हैं पिछोला झील में। वहां से इसे ये प्रेरणा मिली इस प्रकार के संगमरमर का एक मॉन्यूमेंट बनाने। तो जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर लाहौर में स्थित है। एतमातुद्दौला का मकबरा भी जो बनवाया नूरजहां ने, वो भारत में पर्शियन स्टाइल का सबसे बेहतरीन नमूना है, फारसी वास्तुकला का, जिसके ऊपर पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया। पित्रादुरा क्या है? इस संगमरमर में तराश कर लोहे के तारों का सोने चांदी के तारों का काम करना पित्रादुरा शैली, जो आगे चलकर मुमताज महल ये जो ताजमहल है इसके अंदर भी काम ली गई। तो आप देखिए मजे की बात, भारत में मुगलों के जो सबसे बड़े और प्रसिद्ध जो इमारतें हैं वो मुगलों की खुद की नहीं है, वो फारसियों की। एक तरफ एतमातुद्दौला का मकबरा, एक तरफ उनकी बेटी एतमातुद्दौला की क्या हो गई वो भाई, आसफ खां की बेटी थी, एतमातुद्दौला की पोती हो गई ना, उसका मकबरा। कौन? ताजमहल, है ना। तो देखो इसके बाद क्या हुआ, मुगलों के अंदर उत्तराधिकार की लड़ाई का एक चलन हो गया। जब शाहजहां बीमार पड़ा तो शाहजहां के बेटे औरंगजेब, दारा शिकोह ये आपस में लड़ लिए। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब के बेटे आपस में लड़े, है ना। और ये आपसी लड़ाई और फूट के अंदर ही पूरा मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। तो दोस्तों ये कहानी थी नूरजहां की। आज भी जब कभी किसी भी
जगह पर किसी महिला की शक्ति को दर्शाना होता है कि ये महिला बहुत पावरफुल है, तो उसके लिए नूरजहां शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे मारवाड़ के अंदर भी, जोधपुर के अंदर भी एक महिला जिसने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था, गुलाब राय, उसे मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। तो नूरजहां किसी राज्य के अंदर शक्ति का प्रतीक हो गया। आप समझिए कि उस महिला ने कितना संघर्ष भी किया। जान मतलब खत्म होने वाली थी जब शेर अफगान की हत्या हुई इनके पहले पति की, तो मतलब पक्का था कि ये भी मारी जाएंगी, पर बच गई। तो पता ही नहीं चलता है कि आपकी किस्मत आपसे क्या करवाना चाहती है। तो नूरजहां इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, नूरजहां की कहानी कैसी लगी, आप मुझे जरूर बताएं। ऐसी ही हिस्ट्री में और भी बहुत सारी कहानियां हैं जिनको मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आज की कक्षा में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल